क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत या एफर्ट से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं? हमारा सारा फोकस इस बात पर रहता है कि हमें मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल कौन मिल रहा है, किस कोचिंग नोट्स हम इकट्ठा कर लें, आपको कितना आता है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। स्टूडेंट हमेशा इस दुविधा में रहता है या इस टेंशन में रहता है, यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है कि पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं साइंस पढ़ूंगा, 3 दिन में मैं साइंस पढ़ लूँगा, 4 दिन में मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँगा। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें है ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन गुप्ता है और मैं वर्तमान में आरपीएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं बीकानेर ज़िले में पोस्टेड हूँ और आज मैं अपनी पाठशाला में आया हूँ और अपनी पाठशाला के माध्यम से मैं सभी एस्पिरेंट्स को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ और साथ ही मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत या एफर्ट से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं, उसके बाद उन्हें सक्सेस मिल पाती है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें, कंटेंट को समझकर पढ़ाई करें, तो हम कम मेहनत करके भी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बजाय बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें विफलता हासिल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक एग्ज़ाम को पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। यूजुअली होता क्या है कि हम इस बात को बिना इस बात का एनालिसिस किए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमारा सारा फोकस इस बात पर रहता है कि हमें मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल कौन मिल रहा है, किस कोचिंग नोट्स हम इकट्ठा कर लें, कहाँ से नोट्स इकट्ठा कर लें। एक ही चीज़ को बार बार कई जगह से पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं बनाते कि इस टॉपिक के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है और इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी, स्पेशली अगर मैं बात करूं पीसीएस एग्ज़ाम्स में, वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। उसका पीछे कुछ ना कुछ या तो एनालिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं, या अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो फिर इतना डायरेक्ट होता है कि अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो वो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना कि मुझे उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है। दूसरी बात, अब जब अगर हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। वो हमेशा वो टॉपिक इम्पोर्टेंट ही रहेंगे, चाहे आज आप एग्ज़ाम दें, चाहे आप 10 साल बाद एग्ज़ाम दें। और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो मेरे आंसर में क्या कंटेंट होना चाहिए। आपको कितना आता है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप उस आंसर में क्या लिखते हैं, आपके आंसर लिखने का पैटर्न क्या है, आप फाइनली कितना कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को, ये मैटर करता है। दूसरी बात, चूँकि सिलेबस इतना वास्ट रहता है तो स्टूडेंट हमेशा इस दुविधा में रहता है या इस टेंशन में रहता है, यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो सिलेबस ना तो कभी पूरा हो पाता है, ना कभी पूरा हो पाएगा। अगर आपका 90% सिलेबस पूरा हो गया है तो भी आप ये मानिए कि आपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया है। लेकिन जो सिलेबस आपने पढ़ा है उस सिलेबस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस बात पर फोकस करें कि आपसे उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ना कि आपको उसके अराउंड आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन आया कि
सोशल ऑडिट ने गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सोशल ऑडिट के बारे में लिखना शुरू कर देंगे, उससे आपको 5 में से कोई आधा मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन बेसिकली उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि सोशल ऑडिट ने गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया है। पहले गवर्नेंस कैसा था, सोशल ऑडिट से आने के बाद गवर्नेंस के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स थे, ट्रांसपेरेंसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो कैसे इम्प्रूव हुई है। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। मेरा आपको बताने का सार सिर्फ इतना सा है कि आप जब, जैसे अगर मैं बात करूं आरएस की, तो आरएस मेंस में इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले आपको पूरा सब्जेक्ट आपके टिप्स पर होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक हैं। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को मुझे कहाँ से पढ़ना है। जब बात पढ़ने की है तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, या अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो वो कोचिंग स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जो स्टडी मटेरियल है वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। थर्ड थिंग, उसके बेसिक टेनेंट्स आपको पता होने चाहिए। और चौथी बात, किसी भी सब्जेक्ट के जितने टॉपिक हैं, एटलीस्ट उससे रिलेटेड आपके पास 100 to 150 क्वेश्चंस आपके ब्रेन में होने चाहिए, या आप उसको पहले से लिख कर रखें कि इतने, कम से कम इतने क्वेश्चंस तो मैं तैयार करूंगा ही करूंगा। इतने क्वेश्चंस तैयार करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है उस सब्जेक्ट के बारे में। इसके अलावा यूजुअली होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी ये रहती है कि पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं साइंस पढ़ूंगा, 3 दिन में मैं साइंस पढ़ लूँगा, 4 दिन में मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, 2 दिन में मैं पॉलिटी पढ़ लूँगा। और जब तक वो एक सिरे से पढ़ना शुरू करते हैं और दूसरे सिरे तक जब तक खत्म नहीं होता दूसरा टॉपिक को नहीं उठाते। मेरे हिसाब से ऐसे करने के बजाय अगर आप हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे कि मैं एक दिन में 20 पेज हिस्ट्री के पढ़ूंगा, 20 पेज पॉलिटी के पढ़ूंगा, 20 पेज इकोनॉमिक्स के पढ़ूंगा, तो आपका ब्रेन ज़्यादा चीज़ों को रिसीव करेगा, आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्रेन की एक लिमिट है, 45 to 50 मिनट के बाद वो ब्रेन उससे रिलेटेड कंटेंट को रिसीव करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है कि आप जितनी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ सकते हैं आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, और आपको रिवीजन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आपको नया पढ़ने पर। देखिए, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बल्कि आपको सेलेक्टिव पढ़ना है और उसको इस तरीके से रिवाइज करना है कि उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहें। क्योंकि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें है ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है, ये भी एक स्ट्रेटजी है, नेगेटिव सिलेक्शन। अगर आप इस बात के लिए कैपेबल हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप 100 पेज में से 20 पेजेस ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इन 20 पेजेस को ही पढ़ना है, तो आपने अपना 4/5 टाइम को सेव कर लिया है, जो आप दूसरी चीज़ों में पढ़ सकते हैं। तो मेरी सभी एस्पिरेंट से ये अपील रहेगी कि वो एक तो धैर्य बना के रखें, जितना ज़्यादा पढ़ सकें उतना ज़्यादा पढ़ें। ज़्यादा पढ़ सके का मतलब जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ सकें उतना ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करें। सब्जेक्ट्स को पार्ट में डिवाइड कर लें, एक सब्जेक्ट के 5-5, 6-6 पार्ट्स बना लें, और उस हर पार्ट से 25 से 30 या अगर आप 50 क्वेश्चंस तक आप फ्रेम कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ ही साथ आपके कंटेंट पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। और ऐसा कोई नहीं होता है कि जिसे सभी चीज़ आती हैं, किसी का कोई पक्ष कमज़ोर होता है, किसी का कोई पक्ष मजबूत होता है। आप धैर्य बनाकर अपनी कमजोरियों को पहचानें और उस कमजोरी पर काम करते हुए अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। और मेरी सभी एस्पिरेंट्स को शुभकामना है
कि वो अपने लक्ष्य को पाएं। थैंक यू।